नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी की वाइवा क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में आपके सभी परीक्षाओं में जो वाइवा होता है, जो बायोलॉजी का जो वाइवा होता है, उसमें ज़्यादातर एग्जामिनर जो होते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं, कौन कौन से प्रश्नों को पूछते हैं। आज मैं उन्हीं वाइवा के बारे में चर्चा करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बायोलॉजी में ज़्यादातर कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं। और पहला वो प्रश्न कर सकता है कि बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है। तो बायोलॉजी क्या है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको बायोलॉजी कहते हैं, उनको जीव विज्ञान कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? दूसरा प्रश्न आपका यह है कि सेल यानी कोशिका क्या है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका क्या है या सेल किसे कहते हैं। तो कोशिका जो है ये जीवों की, ये कोशिका जो होता है, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, कोशिका जो होता है ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है ये जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे सेल के टाइप्स के पूछ रहा है कि सेल के क्या टाइप्स होते हैं, सेल के क्या प्रकार होते हैं। तो जो सेल का जो प्रकार होता है, सेल दो तरह का होता है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम उत्पत्ति के आधार पे मैं बात करूँ तो कोशिका दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। और साथ ही साथ अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, कोशिका के संरचना के आधार पे मैं बात करूँ, तब पर भी कोशिका दो ही प्रकार की होता है। पहला जो होता है वो पादप कोशिका होता है और दूसरा जो होता है वो जंतु कोशिका होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर बताइए। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अंतर बताइए, ये वाला तो प्रश्न मैं आप लोगों को, इसका अंतर जो है ये मैं पीछे होता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक में जितने भी कोशिका होते हैं उन सभी कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक में जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। और क्या होता है? और प्रोकैरियोटिक में जितने प्रकार की कोशिकांग होता है उनका अभाव होता है, कोशिकांग उनमें नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे जो कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक में सभी प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं, पाया जाता है। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न हुआ। अब देखिए मैं बात करता हूँ पांचवा प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुष्प के चारों चक्रों के नाम लिखिए। तो आप 12th में पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जब हम वहाँ पे पुष्प की संरचना की बात करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है कि पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? कैलिक्स होता है और उसके बाद कोरोला होता है, फिर एंड्रोसियम होता है और गाइनोसियम होता है। ये पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके अगले प्रश्न की। इसका जो अगला प्रश्न है ये पूछ रहा है अगले प्रश्न में कि डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत तेज एग्जाम में आता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर लोग पूछते हैं वाइवा में कि नहीं, डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का जो पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि मेंडल कौन थे। ये भी प्रश्न ज़्यादातर, ये भी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जामिनर पूछ सकता है कि मेंडल कौन थे। तो आप इसमें बता देंगे कि जो मेंडल थे वो क्या है, तो वो जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको कहा जाता है, अर्थात जो मेंडल है वह आनुवंशिकी के जनक हैं।
आनुवंशिकी के पिता मेंडल को कहा जाता है। तो मेंडल कौन थे? मेंडल आनुवंशिकी के पिता थे। और आप ये भी जानते हैं कि मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे, आनुवंशिकता से संबंधित वो 3 नियम दिए थे। पहला जो था वो प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा जो स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो ये तीनों नियम मेंडल ने दिए थे, इसलिए मेंडल क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या है, 8वां, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें क्या बता देंगे कि जो एटीपी होता है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है, एटीपी का पूरा नाम है। अब 9वां प्रश्न क्या है? तो जो 9वां प्रश्न है इसमें ये बता देंगे, 9वां प्रश्न में हम लोग ये बता देंगे कि पाचन क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन क्या है। अब यहाँ कि भोजन में उपस्थित जटिल, अघुलनशील, अविसरणशील पोषक पदार्थ को हमारे शरीर की कोशिकाओं में पचने के लिए सरल, घुलनशील व विसरणशील में बदलने की जो क्रिया है उसे पाचन कहते हैं। आप समझिए कि कोई भी हम जब भोजन करते हैं तो जटिल फॉर्म में होता है और अघुलनशील होता है और अविसरण होता है, लेकिन जब हमारे माउथ कैविटी के माध्यम जब हमारे पेट में जाता है तो ये क्या होता है, ये जटिल से सरल में बदलता है, अघुलनशील से घुलनशील में बदलता है और अविसरणशील से विसरणशील में बदलता है। और यही बदलने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप जानते हैं कि मनुष्यों में जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो कितना होता है, 46। मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं? यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात की जा रही है कि रेस्पिरेशन क्या है। श्वसन को लोग जब डिफाइन करते हैं तो ज़्यादातर वो श्वसन की डिफिनेशन न बता के वो ब्रीदिंग का डिफिनेशन बताते हैं, श्वासोच्छ्वास का डिफिनेशन बताते हैं। तो यहाँ पे श्वसन की परिभाषा क्या होगा कि यहाँ पे आप बता देंगे कि जीवों द्वारा है, तो आप बता देंगे कि जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कोई भी जीव है उनके कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम सांस लेते हैं तो उन सांस के माध्यम से हमारे अंदर जो सेल्स हैं, जो सेल्स में उपस्थित जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज से ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप ये क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा बनाता है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। 12 वाला प्रश्न क्या, उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन क्या है, तो जीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को, जीवों की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बना अपशिष्ट जो पदार्थ होता है, उसी बना अपशिष्ट पदार्थ जीवों की कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बना अपशिष्ट पदार्थ जो होता है या नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए 13 वाला प्रश्न क्या है, इसमें बता देंगे ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू। तो ऊतक बहुत ही सिंपल है कि जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जो कोशिकाओं का समूह होता है उसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है कि मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो जो मनुष्य का हार्ट होता है, मनुष्य के हार्ट में कुल 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हार्ट में कुल 4 चेंबर होते हैं।